जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो धारा 498A CRPC 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की जो FIR है उसके क्वेश्चन के संबंध में है, और 125 CRPC जो मेंटेनेंस से संबंधित है उसका जो मेंटेनेंस का आदेश है उसकी क्वेश्चन के संबंध में है। ये जजमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है किस तरह से इस समय जो दहेज संबंधी धाराएं हैं और मेंटेनेंस के जो सेक्शन हैं उनका किस तरह से मिसयूज हो रहा है, इसके बारे में ऑनरेबल कोर्ट्स की महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है इन जजमेंट्स में। इनमें से एक जजमेंट अभी 8 जुलाई 2025 का है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी कंडीशन क्लियर होगी। इन जजमेंट के बाद ऐसी महिलाओं को काफ़ी झटका लगेगा, चाहे वो दहेज संबंधी धाराएं हों या मेंटेनेंस की धाराएं हों, इनका जो मिसयूज करती हैं। कोर्ट ने इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी की है कि ये धाराएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। ये जो कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, मगर अगर इस तरह से इनका मिसयूज होगा तो इनकी जो अहमियत है वो काफ़ी कम होगी। तो इसमें पहला जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का 8 जुलाई 2025 का है, विपुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 2070 ऑफ 2025। ऑनरेबल जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा के द्वारा इसमें जजमेंट डिलीवर किया गया है। इसमें जो ग्राउंड लिया गया है हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो आए थे वो हस्बैंड थे, धारा 125 CRPC के अंतर्गत यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा पिटीशन फाइल करी गई थी। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2070 ऑफ 2025 फाइल किया गया था। तो उसमें हस्बैंड की तरफ से जो मेन ग्राउंड था वो 125(4) CRPC का था। जो वाइफ है इसलिए मेंटेनेंस के हकदार नहीं है, क्योंकि वो जो 125(4) में जो कंडीशन दी गई हैं उनके अंतर्गत ये जजमेंट आता है। इसमें जो पत्नी है किसी भी मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। अब सेक्शन 125(4) में कंडीशन क्या है? अगर सेक्शन 125(4) की कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में महिला मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। तो वो 3 कंडीशन क्या है? इसमें धारा 125(4) CRPC में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एडल्ट्री, यानी कि किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखना। तो अगर ऐसी कंडीशन में महिला मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन है इसमें सेपरेट लिविंग का विदाउट सफिशिएंट रीजन, बिना किसी उचित कारण के अगर पत्नी अलग रह रही है पति से तो इस आधार पर मेंटेनेंस का अधिकारी नहीं होगी। वो इस आधार पर उसका जो मेंटेनेंस का क्लेम है वो नहीं माना जाएगा। इसमें तीसरी जो कंडीशन है वो म्यूचुअल कंसेंट से है। म्यूचुअल कंसेंट से अगर पति पत्नी दोनों सेपरेट रहते हैं आपसी सहमत से, तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी जो है मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। तो ये ग्राउंड यहाँ पे लिया गया था। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो मेन ग्राउंड उठाया गया था पति के द्वारा वो ये था कि जो पत्नी है वो विदाउट सफिशिएंट रीजन अलग रह रही है, अलग रहती चली आई है और वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। कोर्ट के समक्ष जब सारे रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया, जो भी एविडेंस आया था, देखिए कोर्ट के समक्ष एविडेंस चाहे जितने भी आए हों, ग्राउंड आपने चाहे जितने भी लिए हों, कोर्ट का डिसीजन उस ग्राउंड पर डिपेंड करेगा जो ग्राउंड आपका प्रूव हुआ हो, जिस ग्राउंड पर कोर्ट का भरोसा हो कि ये ग्राउंड सही लगता है, इस ग्राउंड के आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है। ग्राउंड चाहे कितने भी आपने लिए हों, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ग्राउंड सही नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उनके आधार पर जजमेंट कोर्ट का नहीं आएगा। इस केस में ग्राउंड जो लिया गया था वो यही था कि जो पत्नी है विदाउट सफिशिएंट रीजन, बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, इसलिए उसको मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है। इस ग्राउंड के संबंध में जो भी एविडेंस कोर्ट के समक्ष आया वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको सही माना कि ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है और सफिशिएंट एविडेंस है। इसके आधार पर ऐसा लगता है कि पत्नी अलग रह रही है, पति से अलग रहने का उसका कोई उचित कारण नहीं है और इसलिए मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। तो जो फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट था जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस पत्नी को दे जाने का आदेश दिया गया था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा सेट असाइड किया गया, यानी कि रद्द किया गया। तो ये पहला जजमेंट है। दूसरा जजमेंट जो हम आपको बता रहे हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें धारा 498A और धारा 3/4 DP एक्ट की जो FIR थी पत्नी की तरफ से कराई गई थी हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ, वो FIR क्वेश करी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि इस धारा का, इन धाराओं का
जो दहेज के संबंधी धाराएं हैं 498A CRPC और 3/4 DP एक्ट की जो धाराएं हैं, इनका इस केस में स्पष्ट रूप से मिसयूज किया गया है। ये जजमेंट आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं और दोनों ही जजमेंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा देंगे। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धारा लक्ष्मी नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, 10 दिसंबर 2024 का जजमेंट है। SLP क्रिमिनल नंबर है 16239 ऑफ 2024। इस केस का जो फैक्ट था वो ये था कि जो शादी हुई थी 2015 में हुई थी, 2015 के बाद में 2 बच्चे भी थे। उसके बाद आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। जब डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित रीजन के घर छोड़ करके चली गई। 10 दिन के लिए घर से बिना बताए ही चली गई और 10 दिन तक लगातार किसी और व्यक्ति के लगातार संपर्क में रही, जिसका फोन डिटेल अवेलेबल कराया गया पति के द्वारा। पति की तरफ से कंप्लेन कराई गई गुमशुदगी की। उसमें ये कंप्लेन में ये पाया गया कि जो पत्नी थी बिना बताए, बिना किसी कारण के घर से चली गई थी 10 दिन के लिए, लगातार किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थी, फोन से संपर्क में थी। तो उसके बाद जब वो वापस लौटी तो उसने ये स्वीकार किया कि मैं किसी और व्यक्ति के संपर्क में थी और आगे ऐसी गलती नहीं होगी, और उसकी तरफ से आवेदन भी किया गया कि इस तरह की जो शिकायत है गुमशुदगी की, इसको समाप्त किया जाए। तो ये सब ऑन रिकॉर्ड था सारी चीज़ें। इसके बाद दोबारा फिर से वही कंडीशन हुई। कुछ दिनों बाद फिर वो घर से छोड़ के चली गई। तो इसमें पति के द्वारा एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई और डाइवोर्स पिटीशन का जब नोटिस गया पत्नी के पास, तब नोटिस के बाद पत्नी ने ये FIR करी, जो इम्प्यून FIR थी। इस जजमेंट में जो चैलेंज करी गई थी, इस केस में जो चैलेंज करी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वो FIR उसके बाद उसने रजिस्टर्ड करी काउंटर ब्लास्ट केस की तरह। जब पहले से हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया गया था, उसके बाद FIR रजिस्टर्ड करी गई। FIR रजिस्टर्ड होने के बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली की तरफ से एक पिटीशन फाइल करी गई, रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। और उस रिट पिटीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 7 ईयर्स वाला डायरेक्शन कर दिया। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कर दिया, अप टू 7 ईयर्स तक का मैटर है और इसमें गिरफ्तारी नहीं की जाए। इसके बाद चार्जशीट आई और चार्जशीट को भी चैलेंज किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। हाई कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो पिटीशन डिसमिस कर दी गई। उस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ऑर्डर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिकॉर्ड का जब अध्ययन किया तो यह पाया गया कि महिला बिना किसी उचित रीजन के पति से अलग चली गई थी और वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थी और उसने ये बात स्वीकार भी करी थी। और बाद में जब पति की तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया गया तब काउंटर ब्लास्ट के तौर पर यह FIR फाइल करी गई। और इस FIR में जनरल एलिगेशन थे, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। इस तरह की जो FIR होती है उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन होना जरूरी है। जो डिमांड है डाउरी की, किसके द्वारा करी गई, किस समय करी गई और किस चीज की डिमांड करी गई, ये सब एलिगेशन स्पेसिफिक होते हैं, तभी कोर्ट इस सब एलिगेशनों पर ध्यान देती है। जनरल एलिगेशन थे इस FIR में। तो इस केस में यह पाया गया कि सेक्शन 498A CRPC और सेक्शन 3/4 DP एक्ट का जो कानून है उसका पूरी तरह से मिसयूज किया गया था और इस आधार पर इस FIR को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया। इन दोनों जजमेंट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इस संबंध में जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।